Hello everyone, so welcome back to another video. So first of all, wish you a very happy new year. आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी को जैसे पता है कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम नए साल से अपनी अकाउंटेंसी जो है आपकी 30 नंबर की जो सेक्शन है उसकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप सभी को पता होगा ये 30 नंबर की सेक्शन है, तो आप ये जो 30 नंबर की सेक्शन है आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। आप सभी ने ऐड भी देखी होगी डिटोल की, ईशान संभाल लेगा, तो आप उसी पे निर्भर रहिए कि ईशान इधर संभाल लेगा। तो आपके जो 30 नंबर की सेक्शन है मैं गारंटी देता हूं, आप इसको 30 दिन लगातार जो मैं आपको 10 बजे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, आप इसको एक प्रॉपर्ली देख लें, आपके मैक्सिमम स्कोर आप इसमें कर पाएंगे। हम प्रॉपर्ली एमसीक्यू भी करेंगे, एंड में आपके होमवर्क सेक्शन भी लेके आएंगे। आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस चलेंगे, इधर आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बाकी लेक्चर्स है, बाकी जो आपके सेक्शन है, आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। आपकी जीके सेक्शन है, आप उस पर डे टाइम पे उस पर फोकस कर सकते हो। रात का 10 समय का टाइम अपना फिक्स कर लो, शेड्यूल बना लो कि हाँ ईशान सर का एक लेक्चर आने वाला है, वो हमने देखना, और उसके बाद 1 घंटे की बाद में प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं, इसके ऊपर अराउंड 100 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन अकाउंटेंसी सेक्शन, आप वो देख सकते हो। ये आपको प्रॉपर्ली जिस्ट दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर्ली रिवाइज कराया जाएगा। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और जो नए हैं जिन्होंने अभी तक पहले का पढ़ा ही नहीं हुआ, जिनको अकाउंटेंसी का एबीसी भी नहीं पता, मैं उनको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप 20 के अबव टारगेट कर सकोगे अगर आप प्रॉपर्ली ये जो हम मेथड बताएंगे वो फॉलो करोगे। तो बात करते हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस भी आपको इधर कराया जाएगा, करा चुका हूं, बल्कि वो भी रिवाइज कराऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू योर अकाउंटेंसी, ठीक है। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आगे आपके 30 दिन है मैं आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा ये अकाउंटेंसी। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका हर एक टॉपिक मैं इधर कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मुझे दिन के 3 या 4 लेक्चर्स भी लेने पड़ेंगे लास्ट डेट्स में, मैं वो भी लूंगा। बस आप बाकी टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर लो। अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज कैपिटल। सर कैपिटल होता क्या? कैपिटल वो है, वो पैसा है, वो कोई आइटम है जो बिजनेसमैन, ये जो वर्ड है ना इसमें जो मैं बोल्ड किया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इसमें। वो पैसा है, वो कोई आइटम है, वो कोई चीज है जो बिजनेसमैन या ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। अब देखो अकाउंटेंसी अभी तक तो आप सभी को पता चल गया होगा बिजनेस के रिलेटेड होता है, यस सर। अब बिजनेस क्या है सर? बिजनेस तो कोई जीता जागता इंसान तो नहीं है, उसमें कोई जान तो नहीं है। बिजनेस कैसे बन जाता है? बिजनेस बन जाता है रजिस्ट्री कराओ, हाँ मेरी फर्म खोलनी है, गुप्ता ट्रेडर्स खोल दो, तो वो बन गई हमारी बिजनेस बन गया। लेकिन बिजनेस के पैसा कहां से आएगा? तो वो जो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा वो कौन लगाएगा? ओनर लगाएगा। और वो जो ओनर ने अपने पॉकेट से निकाल के बिजनेस के अंदर डाला, दैट इज कैपिटल। ओनर ने जरूरी नहीं है कि पैसा ही डाला हो, ओनर ने कुछ टेबल्स भी इन्वेस्ट किए होंगे उधर, वो अपने टेबल भी तो लगाएगा, वो उधर कुछ और आइटम्स भी इन्वेस्ट करेगा, मशीन भी लगाएगा, क्या पता उसने बिजनेस के नाम पे एक गाड़ी भी लेके दी हो। तो वो सब कुछ क्या है? कैपिटल। मतलब कि अगर हम इसको प्रॉपर्ली फिर से एक बार दोहराएं, मैं कहूंगा कैपिटल हर एक वो जो चीज है जो ओनर, जो बिजनेसमैन अपनी पॉकेट से निकालकर बिजनेस के गले में डाल देता है, मैं ये कहूंगा बिजनेस के हवाले कर देता है, उसको हम बोलेंगे दैट इज कैपिटल, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। अब इधर से आपको एमसीक्यू क्या आ सकता है? एमसीक्यू आपको आ सकता है कि कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है। तो कैपिटल याद रखना, इट कैन बी इन एनी काइंड। कैपिटल जो है किसी भी तरीके से हो सकती है, वो किसी मटेरियल के तरीके से भी हो सकती है, किसी पैसे के तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। मटेरियल इन द सेंस आपने कोई कार उसको गिफ्ट कर दी बिजनेस को, आपने कोई मशीनरी लगा दी, तो दैट इज कैपिटल। अब बात करते हैं सेकंड टर्म इज ड्राइंग। आपने कैपिटल तो दे दी, अब बिजनेस चल रहा है, देखो ये तो अभी कैपिटल होगी स्टार्टिंग की बात। अब आपसे पूछा जाए कैपिटल क्या हमेशा स्टार्टिंग में ही लगाई जाती है? ऐसा नहीं है। कैपिटल अगर आपका बाद में बिजनेस एक्सपैंड करने का मन है तब आप फिर से कैपिटल लगाते हो और पैसा देते हो अपनी पॉकेट से, तो दैट इज कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। अब देखो जब भी अब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आपने अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया आज से, कईयों ने अभी स्टार्ट की होगी, मैं गारंटी देता हूं। तो अकाउंटेंसी जब भी आपने पढ़नी है ना, एक चीज याद रखना, ओनर अलग है और
बिजनेस अलग है। ये मत सोचना जो मेरा है वो तेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बिजनेस है ना, आपकी फर्म है गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है, तो ये मत सोचना उसका जितना भी पैसा वो आपका है। अब वो लीगली गुप्ता ट्रेडर्स का, जो आपने उसके नाम कर दिया, और जो आपका पैसा है जिसके कागजात पे आपका नाम लिखा हुआ है मिस्टर XYZ, आप उसके मालिक हो, ठीक है। जब आपने अकाउंटेंसी पढ़नी है इस सेंस से पढ़नी है, ये अलग इंसान है, बस और बस फर्क ये है इसको चलाने वाले आप हो, इसके कठपुतली, ये एक कठपुतली की तरह, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ड्राइंग। होप सो कैपिटल क्लियर होगा। तो ड्राइंग की बात करते हैं, तो ड्राइंग में क्या रहता है, ड्राइंग कैपिटल का उल्टा है। जब आप बिजनेस से कोई पैसा निकालते हो फॉर योर पर्सनल यूज, मैंने आपको क्या बोला, जो मैंने बोल्ड किया है ना, उन वर्ड्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो वर्ड आपको कहीं पे दिख गया ना, तो आप उधर आंख बंद करके ड्राइंग टिक कराना। अगर पर्सनल यूज कहीं दिख गया तो उधर समझ आना ड्राइंग का काम आने वाला है। मतलब कि आपका फॉर एग्जाम्पल कपड़ों का शोरूम है, अब आपका बेटा बेटी या आपका कोई भी रिश्तेदार आ गया, आपके पेरेंट्स आ गए आपसे कपड़े लेने, आप उनसे पैसे थोड़ी लोगे, आपने उधर से ही कपड़े उठा के उन्हें दे दिए, तो वो आप हम कहेंगे ड्राइंग है। वो आपने सामान लिया है फॉर योर पर्सनल यूज। बिजनेस का सामान आपने कहां से किसके लिए यूज किया, पर्सनल यूज। जरूरी नहीं है कि सामान ही यूज होगा, इधर भी, इधर पैसा भी हो सकता है। क्या बता, बेटा आ गया, पापा 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 मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो आपने वो जो काउंटर होता है काउंटर से पैसे निकाले और उसको दे दिए, तो दैट इज योर ड्राइंग्स। आपने अपनी पॉकेट से नहीं दिया, आपने बिजनेस की पॉकेट से दिया, लेकिन आपने वो अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा है, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस बिजनेस का अलग चीज है, ये ड्राइंग अलग चीज है। ड्राइंग हर एक वो चीज है जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ऐसे कहूंगा, द ब्लड ऑफ अकाउंटेंसी। हर जगह आपको ये वर्ड दिखेगा, एसेट 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 एसेट। तो मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम जब कॉमर्स फील्ड में मैं घुसा, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं कॉमर्स फील्ड लेनी है, तो एसेट समझने में 2-3 दिन लगाए, मैंने अच्छी तरह समझा और आज इतना अच्छा बन गया हूं कि आपको 5 मिनट में समझा दूंगा। तो क्या है वो एसेट? एसेट हर एक वो चीज है जिसका बिजनेस मालिक है। एसेट हर एक वो चीज है जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करे। बस ये 2 लाइन याद रखो, सब कुछ हो गया। एसेट के बारे में सब कुछ पता चल गया। उधर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट, आप आसानी से बता सकोगे जो मैंने ये 2 लाइनें बताई इसके कारण। क्या बोला मैंने? एसेट हर एक वो चीज है जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करे, और एसेट हर एक वो चीज है जिसका बिजनेस मालिक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक इंस्टीट्यूट है IG क्लासेस, ठीक है, फिजिकल इंस्टीट्यूट। ये तो मेरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, तो फिजिकल इंस्टीट्यूट है। उधर कुछ मैंने चेयर सेटअप की होंगी, उधर मेरा व्हाइट बोर्ड होगा, उधर मेरा मार्कर होगा, उधर मेरा AC लगा होगा, उधर मेरा वाटर कूलर होगा, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज होगी ना। तो वही चीज, उसका मालिक कौन है? बिजनेस है। IG क्लासेस उसका मालिक है, तो दैट इज एसेट। अब दूसरा कंसेप्ट भी समझो, मैंने क्या बोला? हर एक वो चीज जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करे, ठीक है। तो वो जो चेयर है, अगर मैं वो चेयर हटा दूं, कल नीचे तरपाल लगा दूं, बच्चों को बोलूं नीचे बैठ जाओ, ओ कल से बच्चे नहीं आएंगे, ओ सर वो हमें नीचे बिठाते हैं, हम क्यों जाए। मैं AC हटा दूं जून जुलाई के महीने में, कल से जो 10 बच्चे आते हैं वो भी 2 ही रह जाएंगे, ओ बड़ी गर्मी होती है, उधर पसीनो पसीनो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें मुझे क्या पैसा कमाने में भी मदद कर रही है, वो कंसेप्ट भी समझो। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, एसेट हर एक वो चीज है जो आपको पैसा कमाने में भी मदद करे और साथ में बिजनेस उसका मालिक है। क्लियर है इतना? ये सब कुछ इसमें यही लिखा हो। एनीथिंग दैट कंपनी ओन्स दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू, दीज आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम कैश टू लैंड। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? ये जो लाइन मैंने पढ़ी, बच्चों के ऊपर से निकल गई बहुत बच्चों से, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है? जो चीज आसानी से पैसे में बदल जाए। तो
कैश, ये मोस्ट लिक्विड है। आपसे पूछा है द मोस्ट लिक्विड एसेट, दैट इज कैश। सबसे कम लिक्विड एसेट, दैट इज लैंड। लैंड को बेचने में तो टाइम लगेगा ना भाई साहब, रजिस्ट्री करानी है, और भी बड़े काम होते हैं, लीगल काम होता है, बड़े फॉर्म शॉर्म फिल करने पड़ते हैं, उसके बाद बिकती है। ऐसे थोड़ी है कि मेरा मन किया ये ले लैंड, बिक गई 2 सेकंड में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एसेट को हमने लिक्विडिटी के बेसिस पे ही आगे कुछ फर्दर पार्ट्स में बांटा है, दैट इज करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। कौन कौन से हो गए? करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं? हर वो एसेट्स जो कैश में बदल सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदल सकते हो, वो सब कुछ आपके क्या है? करंट एसेट्स। इसमें अगर हम बात करें दैट इज योर कैश, कैश तो पहले कहीं कैश में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट है ना। अब आपके मन में आ गया सर क्या ये एसेट है? हाँ सर, कैश इज योर एसेट। आप कैश के मालिक हो ना एक तरह से, जो आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, तो ये उस कैश की बात हो रही है। ये नहीं कि दूसरे की पॉकेट में पड़ा हो वो आपके उसके मालिक हो, ऐसा नहीं है, वो उसका मालिक है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज योर स्टॉक, जो आपकी दुकान में आपका सामान पड़ा है, जिसका आप व्यापार कर रहे हो, जिसे आप बेच रहे हो, तो आपकी दुकान में जो सामान पड़ा आप उसके मालिक हो ना, तो दैट इज ऑल्सो योर एसेट। और ये आप कह सकते हो कि आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, महीने में बिक जाएगा। ऐसा तो नहीं कि साल भर पड़ा रहता है, पड़े भी रहता है, लेकिन वो बड़ा रेयर केस होता है। तो इन्वेंट्री को मोस्टली हम किसमें, मोस्टली क्या, हमेशा ही तो करंट एसेट्स में ही डालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन्वेंट्री इज योर करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, आपने सिंपली बताना इट इज योर करंट एसेट्स बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अकाउंट रिसीवेबल, आगे ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ मैंने इनके बारे में लिखा हुआ। आगे आपका आता है फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स का उल्टा, जिसको 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाए पैसे में बदलने, दैट इज आर फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में आप क्या आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल योर फर्नीचर। फर्नीचर ये नहीं है कि आप फर्नीचर में व्यापार करते हो तो फर्नीचर तो हम अगले दिन बेचना है, ऐसा नहीं है। फर्नीचर में उसकी बात कर रहा हूं जो आपने अपने बिजनेस में पुट किया है यूसेज के लिए। अब कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, आपने उसको कहीं बिठाना भी तो है, तो दैट इज फर्नीचर, जो उसको बिठाने के लिए आपने फर्नीचर लगाया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन बदलोगे, ऐसा नहीं है सर। उसको हम कब बदलेंगे? सर जब खराब हो जाएगा वो सोफा वगैरह, थोड़ा उसका कवर फट जाएगा, ड्राई क्लीन कराने वाला हो जाएगा, बड़ा आउटडेटेड हो जाएगा, तब हम बदलेंगे। तो वो टाइम आता है कोई 6-7 साल, वो भी मैं कम बोल रहा हूं। लोग तो 10-10 साल चला लेते हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए, इतना भी क्या वेस्टेज करनी। तो फिक्स्ड एसेट्स वो सब आइटम्स हैं जो साल से ज्यादा टाइम लगाते हैं पैसे में तब्दील होने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, लैंड, रियल एस्टेट, ये सब कुछ आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि हम इन्हें ये नहीं है कि हर 5 महीने बाद, हर 2 महीने बाद बदल रहे हैं, हम इन्हें 5-5, 6-6, 7-7 साल बाद बदलते हैं। ठीक है, तो अब फिक्स्ड एसेट्स को भी हमने फर्दर 2 में बांटा है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको पता होगा। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यही हमें सिखाया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में यही बताया जाता है, हाँ यही है। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, और इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। लाइकवाइज योर रेपुटेशन। अब हमारे इधर जम्मू की बात करें, मेरे मन में सबसे बड़ी रेपुटेशन तो एक ही आती है भाई, पहलवान। जो उसने नाम कमाया ना, बहुत बढ़िया काम नाम है। वो 100 रुपए की भी छोले भटूरे बेचे, 40 रुपए वाले की मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है ना, 100 रुपए का भी बेचता है तब भी उसके इतना रश होता है, 40 रुपए वाला उसके सामने फिर भी इतना नहीं बेच पाता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? रेपुटेशन का गुडविल। रेपुटेशन का दूसरा इसमें क्या बोलते हैं हम? गुडविल। कि जो पहलवान है सर उसकी गुडविल है, उसका नाम है। पेटेंट, पेटेंट राइट्स के बारे में आपको पता होगा, ट्रेडमार्क्स के बारे में आपको पता होगा, कॉपीराइट्स आपको बारे में पता होगा, ब्रांड, ये सब कुछ क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, इन्हें आप देख नहीं सकते हो। कॉपीराइट्स के बारे में आपको पता होगा, यूट्यूब में आप कॉपीराइट्स होते हैं कि हाँ कोई कॉपीराइट, आप ये मेरा कंटेंट है, आप इसे कॉपी नहीं कर सकते हो, तो दैट इज ओनली अ इंटेंजिबल एसेट्स, कि मेरे पास ही इसका हक है, मेरे पास ही इसका राइट है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आप देख सकते हो, बाकी सब जो हमने ऊपर पढ़े हैं दैट इज योर
टेंजिबल एसेट। अब इधर से आपको यही क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट है, कौन सा नहीं है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, घबराओ मत। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे इधर से बच्चे 30 में से 30 लेके आए अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो आपको हर एक कंसेप्ट में इधर कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मुझे बड़ी क्लासेस भी लेनी पड़े, ठीक है। अब बात होती है डेटर्स की, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर, इन दोनों कंसेप्ट को हम इकट्ठे पढ़ते हैं। डेटर वो इंसान है, अभी भी बच्चों को ना डाउट्स आते हैं डेटर और क्रेडिटर के बारे में, ठीक है। तो अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस आते हैं। तो डेटर और क्रेडिटर क्या है, एक मैं आपको बता देता हूं, एक स्टोरी टाइप। फॉर एग्जाम्पल इधर 3 इंसान लेते हैं हम, एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी, एक मिस्टर सी, ठीक है। 3 इंसान हमने लिए। ए क्या करता है, सामान बेचता है बी को ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब उधार, और बी क्या करता है, सी को सामान बेचता है ऑन क्रेडिट। अब मैं बी के प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, ठीक है, बीच वाले से। बी किससे सामान लेता है सर, ए से लेता है, ए से लेता है ना। ए क्या करता है, बी को सामान देता है, और बी क्या करता है, सी को बेचता है। अब देखो बी को ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा पॉइंटर चेंज कर लेता हूं इधर, आपको और क्लियर हो जाएगा। बी को ध्यान से समझना, जो बी है वो क्या करता है, ए से सामान लेता है, उसका अब टेंशन बढ़ गई उसकी, उसने ए को पैसा भी देना है, ठीक है ना। तो ए उसके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर, उसको वो क्रेडिट देता है। अगर मैं बोलूं बी का ए से क्या ताल्लुक है, ठीक है, मतलब ए का बी से क्या ताल्लुक है, तो क्रेडिटर। ए का बी से क्या ताल्लुक है, क्रेडिटर। और सी का बी से क्या ताल्लुक है, अगर मैं बात करूं सी का बी से क्या ताल्लुक है, डेटर। मतलब कि अगर आप किसी को सामान उधार पर बेचते हो तो दैट इज योर डेटर। अगर आप किसी से सामान उधार पर लेते हो दैट इज योर क्रेडिटर, ठीक है। ध्यान से समझना, अभी आगे और क्लियर होता रहेगा। आगे अभी हमने लाइबिलिटी वगैरह पढ़ना है ना, उधर और क्लियर हो जाएगा। आप जिससे भी सामान उधार पर खरीदोगे दैट इज योर क्रेडिटर, जिसको आप उधार पर बेचोगे दैट इज योर डेटर। तो हम बात करें डेटर, डेटर को मैंने उधार पे सामान बेचा है, अब मेरा हक बनता है इससे पैसे लेना, तो डेटर इज ऑल्सो योर एसेट, डेटर इज योर एसेट, ठीक है। कौन सा एसेट सर, करंट एसेट। करंट एसेट क्यों, साल के लिए उधार तो बड़ा रेयर कोई देता है, कोई देता भी तो बेवकूफ है मैं कहूंगा। अब इसमें कौन कौन सा वर्ड आपने याद रखना है, डेटर के लिए आपने याद रखना है हु ओ मनी टू ए कंपनी, और इसका क्रेडिटर का टू हुम डेब्ट इज ओड, ठीक है। ये वर्ड आपने याद रखना है, ये कभी कभार एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर लेता है और हम उधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ कि ये क्रेडिटर होगा कि डेटर होगा, हमें समझ नहीं आ रहा, सर ने मीनिंग तो बता दिया था, ठीक है। तो क्रेडिटर के लिए ज्यादा मुश्किल वर्ड ये यूज करेगा, टू हुम द डेब्ट इज ओड, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा उधार कायम है आप कहोगे, और हु ओम जिसके ऊपर जिसको हमने उधार दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा कौन होगा, डेटर होगा, ठीक है, हु ओ मनी टू द कंपनी। अब बात करते हैं अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल, ये भी इन्हीं से रिलेट करते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता इसमें, मैं बता देता। अकाउंट पेएबल को आप बोल सकते हो अपने क्रेडिटर बोल सकते हो, और अकाउंट रिसीवेबल को आप अपने डेटर बोल सकते हो, ठीक है, मतलब जिनसे हमने रिसीव करना है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, डेटर्स ना हमें एक चेक टाइप इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो हमें साइन करके देते हैं, भाई 3 महीने बाद सीधे बैंक में जाना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मैं डेट डाल दी 3 महीने बाद की, तो उधर से तू चेक करवा लेना। तो दैट इज योर अकाउंट रिसीवेबल, हमें रिसीव हो जाएगा। और पेएबल आपका हो गया हम जब दे देंगे किसी को, तो दैट इज क्रेडिटर, ठीक है। तो एक तरह से इंटर रिलेटेबल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर लाइबिलिटी, ठीक है, एसेट का दुश्मन, एसेट का दुश्मन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का दूसरा नाम है, आप सभी को पता होना चाहिए जो इधर से पढ़ रहे हैं, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं इधर, 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। दैट इज योर टेंशन। लाइबिलिटी को हमने दूसरा नाम दिया सर टेंशन, जहां भी आपको टेंशन दिखी टिक कराना लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या है, हर एक वो डेब्ट दैट कंपनी हैज येट टू पे और रेफर टू एज लाइबिलिटी, जहां जहां टेंशन है दैट इज योर लाइबिलिटी। मैंने क्रेडिटर को पैसे देने सर,
दैट इज माई लाइबिलिटी। टेंशन है ना मुझे, ये अपने मन में खोट नहीं रखना कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, भाग जाऊंगा, नीरव मोदी बन जाऊंगा, ठीक है, अपना वो डैट इज योर किंग फिशर के विजय माल्या वो बन जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, खोट नहीं रखना। जब बिजनेस करना है ना, खुले दिल से करना है और सच्चे मन से करना है, तो वही चीज है। तो लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी में हम उनको डालते हैं जिसकी हमें टेंशन है, जिनकी हमने अभी पेमेंट करनी है, जिनके उधार हम पे हैं, तो दैट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को भी हमने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बांटा है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होता है, जो करंट लाइबिलिटीज का दूसरा नाम आप कह सकते हो, ठीक है, जो आप साल के अंदर पे कर दो, दैट इज योर क्रेडिटर। अगर शॉर्ट टर्म लोन लिखा होगा, दैट इज योर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया जो आप साल के ऊपर दे देते हो, दैट इज योर लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, ठीक है। तो यही था आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की। अब ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सर बताइए अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अकाउंट रिसीवेबल क्या है? आपका एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये तो हमारे पास पैसा आना है, तो दैट इज एसेट। अब बताइए अकाउंट पेएबल क्या है? ये आपका एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर ये हमारा लाइबिलिटी है, टेंशन है मुझे, मैंने पे करना है अभी, ठीक है, टेंशन है ना मुझे। अब क्रेडिटर की बात करें, क्रेडिटर कौन है? जिनको हमने पैसा देना होता है, तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? टेंशन है, लाइबिलिटी है, इनको मैंने अभी पैसा देना है, सामान तो ले लिया मैंने इनसे, लेकिन अब इनको पैसा भी देना है, तो टेंशन तो लगी रहेगी ना, तो दैट इज लाइबिलिटी। अब बात करें डेटर कौन है हमारे? सर डेटर हमारे एसेट है, क्योंकि हमने इनसे पैसा लेना है, ठीक है। तो ये थे कुछ कंसेप्ट, आपको होप सो क्लियर होगा। अभी घबराओ मत, चैप्टर हम इधर खत्म नहीं कर रहे हैं, आपके अब रिवीजन करानी है, ऐसे थोड़ी है कि 3-4 महीने हमारे पास पड़े। अब बात करते हैं, हाँ ये कंसेप्ट है, हाँ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक को टाइप आ गई, कॉन्टीजेंट, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था इसका, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, इसलिए मैंने अलग छोड़ा। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो होता है विच मे और मे नॉट अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो है जो होगी या ना होगी, वो एक आउटकम पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। और मेन चीज इसमें जो आपने याद रखनी है, दैट कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम कभी भी शो नहीं करते, उसको हम फुट नोट में शो करते हैं। आगे पढ़ेंगे उधर आपको और क्लियर होता रहेगा। मेन चीज ये है कि हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को शो नहीं करते हैं, फुट नोट में शो करते हैं। आपसे पूछा जाए कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहां पे आती है, आपने बताने से फुट नोट में आती है, ठीक है। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो है जो अक्कर करेगी अगर एक इवेंट अक्कर होगा, ऐसे अक्कर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस पे किसी ने कोई एलिगेशंस लगाए हैं कोई, ठीक है, कि हाँ मैंने डुप्लीकेसी की है, वो सामान ऐसा बेचा है, एंड सो ऑन, कोई भी आप कह सकते हो। अब वो केस साल भी चलता है, इधर इंडिया की बात करो तो 6-7 साल चल जाते हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक केस चल रहा है तब तक के लिए मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी है, तलवार तो लटक रही है, तो दैट इज माई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। केस खत्म होगा तो वो मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी, ठीक है। तो यही है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अगर केस हार गया मैं, तो वो लाइबिलिटी मेरी अक्कर हो जाएगी, जीत गया तो वो लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी आई नहीं, मतलब तलवार लटक रही है इसमें बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वही लाइबिलिटी है जो किसी इवेंट के अक्कर होने पे आपके ऊपर वो टेंशन आए। तो कह सकते हैं केस फाइल्ड इन ए कोर्ट, तो अगर आपके ऊपर कोई केस फाइल्ड है कोर्ट में, तो हम वो कह सकते हैं दैट इज माई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं अब डेप्रिसिएशन की, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसके ऊपर आपको बता दूं पीए में आपको एक एमसीक्यू भी आया है, आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है, आपसे वो पूछा गया था। तो बड़ा आसान सा आंसर था इसका, फिर भी बच्चे गलत करके आए थे। तो क्या है डेप्रिसिएशन? अब डेप्रिसिएशन की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप गाड़ी लेके आते हो, भाई साहब गाड़ी आपने शोरूम के बाहर निकाली नहीं, 5 लाख की गाड़ी है, 10% उधर वैल्यू, नहीं 10% ज्यादा बोल दी, 5%, ठीक है, 5% वैल्यू आपने शोरूम के बाहर टायर रखे नहीं तो गिर गई, तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000, मतलब अब आपकी गाड़ी कितने की बची? 4,75,000। तो वो जो 25,000 आपका गिर गई गाड़ी की वैल्यू, क्योंकि अब सेकेंड हैंड होगी ना शोरूम के बाहर निकलते ही, तो वो जो 25,000 आपकी बाहर आई, आपकी वो जो वैल्यू गिर गई, दैट इज डेप्रिसिएशन। वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट
ड्यू टू इट्स यूसेज, आप कह सकते हो आपने उसको थोड़ा सा घिसा लिया, वो पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, और भी बड़े रीजंस हैं, वो सब कुछ क्या कहलाते हैं? डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हमने सारे एसेट्स पढ़े ना, मशीन है, लेके आओ जनाब मशीन, हाँ जी सर 1,00,000 की मशीन मैंने ली थी, ये 1,00,000 की मशीन ली थी, लेकिन अब तो इसकी वैल्यू मैं बाहर बेचने जाऊं तो सर 20,000 भी नहीं मिलेगा, तो वो 80,000 कहाँ गया? वो 80,000 हो गया डेप्रीशिएट। मशीन घिस भी तो गई होगी, आपने यूज भी तो किया, इस्तेमाल भी तो किया, पुरानी भी तो होगी, तो वो सब कुछ क्या है? डेप्रीसिएशन। अब मेन चीज जो पीए में पूछा गया था, मैंने तो बोल्ड भी किया हुआ था, वही एज इट इज आपको क्वेश्चन आया था। मैं बता दूं डेप्रीसिएशन आपका कौन सा एक्सपेंस है, तो आपने बोलना सर इट इज माई नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। 5 लाख का गाड़ी थी, सीधे 4,75,000 की वैल्यू गिरी है, पैसा कम ज्यादा थोड़ी हुआ, मतलब वैल्यू सिर्फ किताबी वैल्यू गिरी है, मेरी पॉकेट से कोई एक्सपेंस नहीं हुआ ये, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं किया ये लो 25,000 मेरे 25,000 का खर्चा कर दो, ऐसा नहीं है। वो जो 25,000 ना गाड़ी की कीमत में कम हुआ है और कुछ नहीं, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इज आर नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आगे बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट भी बहुत प्यारा वर्ड है, डिस्काउंट तो आप यूज करते ही रहते हो, हमें डिस्काउंट दो, आजकल सेलें भी लगी हुई हैं, तो हाँ अभी 10% सेल लगी, मैं आज सुबह ही गया हुआ था सेल पे। तो डिस्काउंट की बात करते हैं, तो डिस्काउंट आपको पता है कि इट इज ए अलोवेंस और कंसेशन इन प्राइस, प्राइस में कटौती होना, आपको कम पैसे देना, दैट इज योर डिस्काउंट। मेरी ये 4,000 के जूते हैं, 10% डिस्काउंट मिलना है, 400 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये जो 400 रुपये कम देने हैं मैंने अब कितने देने? 3600, ये जो 400 रुपये कम देने डेट इज डिस्काउंट, इतना तो सबको पता होगा। अब डिस्काउंट के 2 तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट और एक दूसरा आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसके भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, इसके लिए MCQ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, ठीक है, कैश डिस्काउंट बाद में समझाता हूं, पहले ट्रेड डिस्काउंट समझिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट में ये होता है कि आपको ना बोला जाता है कि हाँ जैसे अभी सेल्स लगी है, जो कैटलॉग जो दुकानदार अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं, ये लो सर आपको हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप ये शर्ट ले लीजिए, बहुत प्यारी शर्ट है, तो दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। द डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स, इट्स पर्पज इज टू encourage द बायर टू मेक बल्क परचेजेस। द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोल्ड करता हूं, बार बार बोल रहा हूं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है हम उसे अकाउंट्स में शो नहीं करते, आगे मैं बताऊंगा जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, अभी तो बेसिक आपको समझा रहा हूं, तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करेंगे। मतलब इट इज ए कैटलॉग प्राइस, रिडक्शन इन द कैटलॉग प्राइस, हम जो दुकानदार अपनी मन मर्जी से दे रहा है हम उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम अपने कस्टमर को देते हैं ताकि वो क्विक पेमेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कस्टमर आया, जान पहचान का कस्टमर था, तो वो मेरे से सामान लेके जा रहा है 2,000 का सामान, ठीक है, वो मेरे से लेके जा रहा है 2,000 का सामान, वो कह रहा है भाई मैं ना तुझे हफ्ते तक पैसे दे दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है हफ्ते तक दे देना 2,000। अब मेरे मन में भी था कि वो पैसे नहीं देगा, कुछ आशंका हो रही थी, डाउट हो रहा था। मैंने बोला भाई तू अगर आज पैसे देगा ना, तू ना मुझे आज 1,900 दे दे, तेरा सब माफ। आज तू मुझे 1,900 रुपीज दे दे, तेरा सब माफ, 100 रुपये तुझे डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तू ऑन स्पॉट पेमेंट करेगा। लेकिन अगर तू हफ्ते बाद करेगा तो 2,000 ही तुझे देने पड़ेंगे। तो मैंने उसे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, क्यों? क्विक पेमेंट के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, मेरे पैसे आ जाए। तो वो जो मैंने 100 रुपये का उसको डिस्काउंट दे रहा हूं ना मैं, दैट इज कैश डिस्काउंट। मैं उसको क्विक पेमेंट के लिए बोल रहा हूं, तू मुझे अभी पेमेंट कर दे तो डिस्काउंट मिलेगा, अगर तू बाद में पेमेंट करेगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो दैट इज कैश डिस्काउंट। होप सो क्लियर होगा। और जो कैश डिस्काउंट है इसको हम अकाउंट्स में शो करते हैं, इसको हम अकाउंट्स में शो नहीं करते, ठीक है, आगे जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। अब ये 4 एक्सपेंस हमने इकट्ठे पढ़ने हैं, ठीक है, घबराओ मत, जल्दी खत्म कर देंगे। आपकी रोज की एक बड़ी बड़ी क्लासेस मैंने लेनी है, सारा A to Z मैंने कराना है, मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है, मेरी टेंशन है, आप घबराओ मत। अब बात होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड आर ड्यू टू बी पेड, हाउएवर द पेमेंट इज नॉट मेड। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है, वो खर्चा है जिसको देने वाला बन गया लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, अब किसी बच्चे की फीस देने वाली बन गई है, उसकी फीस देने वाली बन गई है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो दिसंबर की उसकी फीस जो है ड्यू हो गई है, लेकिन अभी तक उसने इसकी पेमेंट नहीं की, दिसंबर की फीस पे नहीं की। दिसंबर पूरा महीना खत्म हो गया, देने वाली फीस बन गई, ड्यू हो गई, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारा वो खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वर्ड तो आप जानते हो, आपने बड़ी बार सुना होगा कि सर आपकी फीस आउटस्टैंडिंग है, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एंड सो ऑन। तो ये भी वही है कि आपका देने वाला बन गया है लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगला प्रीपेड, जो दानवी लोग होते हैं वो पहले ही पेमेंट कर देते हैं। ये लो, जैसे जिम की बात करूं, जिम में जाते हैं लोग 12 महीने की पहले फी, और कहीं दे ना दे, जिम में तो मैं ये कंसेप्ट देखा है कि वो 12 महीनों की पहले फीस दे देते हैं, सस्ता पड़ता है ना। हाँ जी सर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो है कि आपने अपना कोई खर्चा पहले ही पे कर दिया, तो दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट वन इज योर एक्रूड इनकम। अब मैंने ट्यूशन सेंटर की बात की थी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसके लिए? वो बच्चे के लिए, लेकिन एक्रूड इनकम ये मेरे लिए। हाँ, उस बच्चे ने मुझे फीस देनी है दिसंबर महीने की लेकिन अभी तक दी नहीं है, वो मेरे लिए इनकम है ना, तो दैट इज माई एक्रूड इनकम। ध्यान से मना, अभी मैंने क्लियर करना है, बस इसका मीनिंग बता रहा हूं, ये चारों को इकट्ठे बता रहा हूं। अगला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब जब आप किसी की इनकम रिसीव कर लो, जिम की इधर मैंने बात की थी, जिम वाले को 12 महीने की फीस पहले की आ गई, ठीक है, तो दैट इज इनकम, उसे 12 महीने की फीस पहले की आ गई, तो जिम ओनर के पास ये जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इधर से ही हम पता करेंगे कि ये लायबिलिटी है कि एसेट है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरा कुछ खर्चा ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है, जिसकी मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की। मैंने कहा ना, हमने सच्चे दिल से काम करना है इधर, तो सच्चे दिल से करना है, तो मतलब ये मत सोचना कि मैंने ये पैसा नहीं देना, किसी का पैसा खाना नहीं होता, ठीक है। तो कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मैंने इसका पैसा देना है, मेरे पैसा देने वाला बन गया लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो ये मेरे लिए टेंशन रहेगी, मेरे लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज माई लायबिलिटी। आपसे पूछा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर योर एसेट्स और लायबिलिटी, तो आपका आंसर है सर, ईशान सर ने बोला था इट इज आर लायबिलिटी, तो इसको हम लायबिलिटी ही टिक करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब कुछ इसके टाइप से आप कह सकते हो, जितने भी खर्चे हैं उन सभी के साथ आउटस्टैंडिंग लगा दो, तो दैट इज आर लायबिलिटी, टेंशन। नेक्स्ट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस, जो आपने पहले की पेमेंट कर दी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, जब आप जिम की फीस दे दी आपने 12 महीने, अब तो आप टेंशन मुक्त हो सर। आहा, 12 महीने मैंने अब जिम जाना है, कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसको अब लेनी है? जिम वाले को, कि उसकी मशीन सारी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो मैं उसके ऊपर पड़ जाऊंगा, मैं उसको बोलने बैठ जाऊंगा, भाई साहब इसको जिम को ठीक कराओ, ये मशीन ठीक कराओ, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जब भी आप करते हो, दैट इज योर एसेट, क्योंकि अब मैं टेंशन मुक्त हूं, मैंने पैसा तो दे दिया ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जूम बराबर हो गया हूं, खुलेआम घूम रहा हूं जिम में, जो मर्जी करूं। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्रूड इनकम। हमारी इनकम आने वाली बन गई है लेकिन अभी तक आई नहीं है, आने वाली बन गई ना, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत है, बच्चा कहीं भाग ना जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, हमने बिजनेस कैसे करना है? सच्चे मन से करना है, नहीं भागेगा, वो आएगा, पैसे देगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है? एसेट। हमने क्या सोचना है? हाँ जी सर, पैसा आना है, आना है, आना है, आना है, आना है, देना तो नहीं है ना, आना है, तो उसके कारण हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? दैट इज एक्रूड इनकम इज आर एसेट। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब आप किसी की इनकम एडवांस में ले लो, जैसे मैंने जिम वाले की बात ली, जिम वाले को तो टेंशन है ना, भाई साहब मैंने 12 महीने की फीस ले लिया है, अब इसको 12 महीने झेलना भी पड़ना है ना, तो उसके लिए वो टेंशन है, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है। उसको वो फैसिलिटीज देनी पड़नी है। ट्यूशन की आप बात करो, ट्यूशन की आप 12 महीने की फीस पे कर देते हो, तो वो उसकी लायबिलिटी है, टीचर की लायबिलिटी है कि आपको उसने 12 महीने पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है।
तो डेट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लाइबिलिटी। अभी हमने बात की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लाइबिलिटी, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम इज आर एसेट एंड एसेट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, सबसे पहले मेरे मन में नाम आता है विजय माल्या, नीरव मोदी, जो बैंकरप्ट हो गए एक तरह से आप कह सकते। और बैंकरप्ट तो नहीं हुए, पैसा लेके एक बार फॉरेन में घूम रहे हैं। तो बैड डेप्ट की अगर हम बात करें, बैड डेप्ट क्या होता है? डेटर का भी आपने सुना? हाँ जी सर, आपने अभी ऊपर बताया था डेटर्स के बारे में। हाँ जी सर, वो डेटर मेरा, ठीक है, जो विश्वासघाती निकले, जिसने मुझे धोखा दिया, उसको मैं बोलूंगा बैड डेप्ट। जो मेरा पैसा खा गया, उसको मैं बोलूंगा बैड डेप्ट। एक मेरा डेटर था, 10,000 रुपये थे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर ले, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मैं तो शरीफ इंसान, मैं भाई गोली नहीं निकाल सकता। मैं कहा भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं आपको आगे से सामान नहीं बेचूंगा, आपकी जो 10,000 है वो मैं माफ करता हूं। तो डेट इज बैड डेप्ट। वो 10,000 क्या है? बैड डेप्ट। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, वो अमाउंट जो आप डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। अगला आता है इंसॉल्वेंसी, जो बैंकरप्ट आप जिसको बोलते हो, जो बैंकरप्ट हो गया, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट में एक और चीज याद रखना, व्हेन योर लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स। व्हेन योर लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, जब आपकी पेमेंट देने वाली ज्यादा बन गई है लेकिन आपके पास एसेट्स कम है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इंसॉल्वेंसी का ये मतलब है, इट इज स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच बिजनेस इज पर्सन इज अनएबल टू पे देयर बिल्स, अपनी पेमेंट करने में अनबेरेबल है, वो पे ही नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज के बारे में आपको पता है कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं उसे हम परचेज बोलते हैं, किसी सामान को बेचते हैं तो सेल बोलते हैं। लेकिन कभी कभार हमें कोई डिफेक्टेड पीस आता है या हमारे पास कोई एक्सेस अमाउंट आ जाती है, मतलब कि एक्सेस चीज आ जाती है, तो हमें वो रिटर्न भी करना पड़ता है। तो डेट इज आप परचेज रिटर्न। एंड अगर हम आपसे किसी ने परचेज किया हो, ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने परचेज की और वो आपको वापस दे जाए, तो डेट इज सेल रिटर्न। ठीक है, मतलब आपने किसी को बेच दिया, वो आपकी सेल होगी, लेकिन वो अब आपको वापस देने आ गया कि हाँ ये लो सर, मेरे पास ना एक्चुअली मेरे को 5 मैं आपसे ले गया था, मुझे 3 ही चाहिए, तो 2 आप वापस ले लो, तो वो हमारी होगी सेल रिटर्न कि हाँ हमारे पास 2 आइटम्स वापस आ गई। परचेज रिटर्न क्या हो गया? वो आइटम जो हमने खरीदी थी, ठीक है, अब आगे रिटर्न कर दी। ठीक है, हमने खरीद के रिटर्न कर दी, तो डेट इज परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है और सेल रिटर्न का भी दूसरा नाम होता है, वो आप सभी को बताना चाहिए। दोनों के नाम पे आता है रिटर्न। ठीक है, एक होता है रिटर्न इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। अब ध्यान से समझना, ये पूछा जा सकता है, रिटर्न इनवर्ड इज योर सेल रिटर्न। इनका मतलब अंदर आना, जब आपने कोई सामान बेचा था वो वापस आ गया, तो इन आ गया ना, वापस आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। लेकिन जब आपने कोई सामान लिया था अपनी दुकान से, अपने सप्लायर को वापस दे दिया, भाई साहब मेरे पास ना ज्यादा सामान आ गया था, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। तो आपसे पूछा जाए परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड और सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। इन अंदर आ गया, वापस आ गया मेरा सामान, मैंने बेचा था अच्छा खासा, वो वापस आ गया। ठीक है, तो आज का हाँ 2 और स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, चाहे लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। आपको मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के जो 2 घंटे हैं ना, ये मुझे आपको देने हैं। 1 घंटा मेरा लेक्चर देखना और 1 घंटा आपके जो होमवर्क मैं दूंगा वो आपने सर्च करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, और मतलब दिन के 2 घंटे ये भी अकाउंटेंसी के दोगे, आपके लिए इनफ है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांसैक्शन। अभी तक बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है इसमें, मैंने बड़ी बात समझाया, वॉइस मैसेज बड़े बेचे हैं, तो क्या है इवेंट और ट्रांसैक्शन? ठीक है, ठीक है, अब मैं और बेटर तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। देखो, एक होता है ट्रांसैक्शन, एक होता है इवेंट। ट्रांसैक्शन में ना 2 चीजें याद रखो, एक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक दूसरी चीज याद रखो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एक्ट। और इवेंट में अगर हम बात करें, दैट इज रिजल्ट ऑफ एन एक्ट। ठीक है,
ट्रांसैक्शन वो है जिसमें आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो, मतलब पैसा इन्वॉल्व होगा। ट्रांसैक्शन में हमेशा दो या दो से ज्यादा एंटिटीज होंगी, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, उसमें आपका ट्रांसैक्शन, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, पैसा इन्वॉल्व होगा, आदान प्रदान हो रहा होगा, और साथ में वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने को हम उसको ट्रांसैक्शन बोलते हैं। और अगर इवेंट की बात करें, उस ट्रांसैक्शन को जो आपने परफॉर्मेंस दी, उससे जो रिजल्ट निकला उसको हम बोलेंगे रिजल्ट ऑफ एन एक्ट। जैसे ट्रांसैक्शन में बात करते चलो, सेल ऑफ गुड, आपने सामान बेचा, हाँ जी सर, इधर से मेरा सामान गया, पैसा आया, जो भी हुआ हुआ ना, दो बंदे इन्वॉल्व हैं, पैसा आया गया, सामान आया गया, हुआ, तो उसको बोलेंगे ट्रांसैक्शन। परचेज ऑफ गुड, पेइंग रेंट, ये सब कुछ क्या है? ट्रांसैक्शन। लेकिन इवेंट क्या है? जब ट्रांसैक्शन से, इसकी परफॉर्मेंस से कोई हमारा रिजल्ट निकले। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑफ ₹100, मैं बोलूं मुझे प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, आप बोलोगे सर इसमें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ जी सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन ये हमारा रिजल्ट है, इसमें कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिजल्ट है। मैंने सामान बेचा था तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो दैट इज माई इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000, मेरा सामान पड़ा हुआ है, मेरे पास पहले 15,000 का सामान था, 10,000 का बेच दिया, तो 5,000 का अभी भी बचा है, तो दैट इज माई इवेंट। उसको मैं क्या बोलूंगा? इवेंट। इसके ऊपर मैं एमसीक्यू लेके आया हूं, प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। आपके तो डाउट मैं क्लियर करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद होता है, दुख होता है कि इतनी मतलब एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर कुछ समझा नहीं पाओ, क्या पता मेरे में कोई कमी बेशी रह गई हो, ठीक है? तो रिजल्ट ऑफ एन एक्ट वो को हम बोलेंगे इवेंट, और ट्रांसैक्शन है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। एक एग्जांपल इधर पढ़ लेते हैं, इधर आपको और क्लियर हो जाएगा। द डेथ ऑफ ए स्किल्ड एम्प्लॉय मे ब्रिंग हैवी लॉस टू ए बिजनेस। एक स्किल्ड एम्प्लॉय की डेथ होगी, ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस को लॉस होगा, नुकसान होगा, बट दिस लॉस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन ये जो नुकसान है आप इसको पैसे में नहीं तोल सकते, सो इट शुड बी रिगार्डेड एज इवेंट। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या मानेंगे? इवेंट मानेंगे, ट्रांसैक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इवेंट है, ट्रांसैक्शन नहीं है, इसमें आपको कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है, किसी इंप्लॉय की डेथ होना, हमारा कोई स्किल्ड इंप्लॉय था वो अगर छोड़ के भी चल जाए, हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है? तो लेकिन ये इसमें आपको जो नुकसान है आप इसको कैलकुलेट, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज योर इवेंट। क्लियर है? तो देखो ये हमारी 159 पेजेस की पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे वैसे प्रोवाइड की भी है, एक बार फिर से अपलोड आज ही कर दूंगा। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट पीडीएफ कोई बनेगी नहीं, क्योंकि अब रिवीजन क्लासेस हैं, ये प्रॉपर्ली मैंने बताया हुआ है, बस मैं इसको आवाज़ दे रहा हूँ। बुक पढ़ने में ऑब्वियसली बात है आलस आ जाता है, तो नोट्स पढ़ने में तो आ ही जाता है। मैंने फिर भी अपने एंड से देखो कितना अच्छा सजा सुजुक के लिखा है कि आपको आलस नहीं आए, ठीक है? इसके ऊपर अभी ये एंड में हम एमसीक्यू करेंगे। पहले ये लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ लेते हैं, फिर कल हम अकाउंटिंग एग्जम्पशन पढ़ेंगे। आज का सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक है, देख लो घंटे की लेक्चर होने वाला है, तो मेरा गला भी सूख रहा है अब। तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड नेक्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट में हो गया पैसा आया, रिसिप्ट में क्या हो गया? पैसा आया। और अगर हम ऊपर बात करें एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हो गया पैसा गया, खर्चा, ठीक है? अब वो कैपिटल है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमने पता करना। वो कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो हमने पता करना है। वो कैसे पता करें? बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चांद, कभी कभार होना। कितने शब्द बोल दिए मैंने? नॉन रेकरिंग नेचर, जो बार बार नहीं हो, दैट इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभार हो। हमने अभी ऊपर ही बात की, जब मैं मशीन खरीदूंगा 6-7 साल बाद खरीदूंगा, कोई गाड़ी खरीदूंगा 6-7 साल बाद खरीदूंगा। एक आम इंसान की बात कर रहा हूं, जो तो शौकिया लोग होते हैं वो तो हर 2 से 3 महीने खरीद लेते हैं कोई गाड़ियां, ठीक है? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज है जो आप कुछ सालों बाद करो, 2-3 सालों बाद करो,
दे आर नॉन रेकरिंग नेचर, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ये प्रॉपर्ली सारा पढ़ूंगा, घबराओ मत, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो रोज का होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ योर गुड्स, परचेज ऑफ योर गुड्स, पेइंग रेंट, पेइंग वेजेस, ठीक है। ये आपके रोज के खर्चे हैं, छोटे मोटे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ हम किस में डालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े बड़े खर्चे आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में छोटे छोटे आते हैं। कैपिटल में नॉन रेकरिंग आते हैं, नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार ना हो, कभी कभार हो। रेवेन्यू में हो गया रेकरिंग नेचर। अब इधर हम पढ़ते हैं ध्यान से, इट इंक्रीजेज द एक्वायरिंग एंकर्ड इन एक्वायरिंग एंड इंप्रूविंग परमानेंट एसेट। साफ तौर पे लिखा है एसेट्स को इंप्रूव या एक्वायर करने में जो खर्चा होगा, दैट आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, उनको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें, इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इसमें इन्वॉल्व है, नॉन रेकरिंग है, रेकरिंग है। इट प्रोड्यूसेस बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर, इसका जो बेनिफिट है सालों भर आपको मिलते रहता है। फॉर एग्जांपल ये मशीन, ठीक है, ये थोड़ी है कि मशीन सिर्फ और सिर्फ पहले साल ही आपको मदद करेगी, आगे 5-6 सालों तक मदद करती रहेगी। इट इज कंज्यूम विद इन अकाउंटिंग पीरियड, इसका जो आपका जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट आपका उसी साल में आप कंज्यूम कर लेते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम रेंट की बात करें, उस 1 महीने का रेंट आपने जिया, उसको खुला इस्तेमाल किया, रेंट पे किया, अगले महीने फिर से देना पड़ेगा, फिर से अच्छी तरह इस्तेमाल किया, फिर देना पड़ेगा। तो वो आपको उसी साल में, उसी टाइम पीरियड में कंज्यूम हो जाता है। अब ये जो है ये बैलेंस शीट में अपेयर करता है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। दिस एम्पायर इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा, जिन्हें पहले का पढ़ा हुआ है, बस उन्हीं को एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि ये बैलेंस शीट में आती है, ये इनकम स्टेटमेंट में आती है। और सेम कंसेप्ट ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का है। इसमें क्या था, हम मशीन खरीद रहे थे, रिसिप्ट में होगा हम मशीन बेच रहे हैं। कोई मेरी मशीन खराब हो गया, मैं बेचूंगा भी तो डेट इज माई कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट आपका हो गया जब आप कोई सेल कर रहे हो गुड्स की, ठीक है। एक ही मुझे याद आ रही है इस टाइम पे, अगर बात करें, इट इज शोन इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपके पास पैसा आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो डेट इज आर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। वेजेस रिसीव्ड कर रहे हो, डेट इज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ गया, आपने कोई मशीन बेची, कोई फिक्स एसेट बेचा, डेट इज कैपिटल रिसिप्ट। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। 50 मिनट की तो इधर ही वीडियो होगी, अब थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। ये प्रॉपर्ली हमने आज 10 पेज 10 स्लाइड्स कवर अप की है। अब मैं ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता कि जितना पढ़ा है वो भी भूल जाओ। रिवीजन का यही तरीका है कि एक टॉपिक पकड़ो दिन का, एक टॉपिक पकड़ो, वो अच्छी तरह रिवाइज कर लो। होप सो क्लियर हो गया होगा, सब कुछ जाग गया होगा, नए साल नए उमंग के साथ आपने शुरू किया होगा। जैसे मेरी आवाज़ में जोश है ना, आपको अपने अंदर जोश लाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इधर बोलता है 5000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। अब ये इवेंट है कि ट्रांसैक्शन है, ठीक है, क्योंकि इवेंट ट्रांसैक्शन बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो तभी मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, 2 पार्टीज भी दिख रही है हमें, तो डेट इज आर ट्रांसैक्शन, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ट्रांसैक्शन। एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर मिस्टर एक्स अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 57,000। प्रॉफिट, अभी मैंने एग्जांपल ही ये दी थी, ये क्या है, रिजल्ट है। आपने सामान बेचा होगा तब जाके आपको प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये आपका रिजल्ट है ना। तो जब ये रिजल्ट है ट्रांसैक्शन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट। इवेंट की बात हो रही है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹5,000, ये तो आपका क्या होगा, ट्रांसैक्शन होगा, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्लोजिंग स्टॉक, इसको बाद में देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, ये आपका ट्रांसैक्शन है। रेंट पेड, ये आपका ट्रांसैक्शन है। तो आपका इसमें इवेंट कौन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्थ ₹4,000 इज योर इवेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गवर्नमेंट रेजेस फंड्स थ्रू टैक्सेस एंड स्पेंड्स ओवर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, द डिफिसिट और सरप्लस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज, ठीक है। डिफिसिट होता है लॉस और सरप्लस होता है प्रॉफिट। तो ये क्या है आपका, क्या है, ये भी आपका इवेंट है, क्योंकि सरप्लस और प्रॉफिट की बात हो रही है ना, तो इसमें ये भी आपका क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा।
On March 31st, 2016, after sale of goods worth rupees 45,000, businessman is left with the closing inventory of 20,000. This is, अब बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक बचा 20,000 का, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इवेंट है। ठीक है, यही मैंने एग्जांपल दी थी और यही आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, दैट इज ओनली इवेंट। इसमें कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं है, कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों बचा होगा, क्योंकि हमने सामान बेचा होगा और उसका रिजल्ट मिला, तो दैट इज आर इवेंट। ठीक है, क्लियर है, होप सो क्लियर होगा। मैंने अपने हैंड से पूरी कोशिश की है। अब आप सभी का क्या टास्क है, मैंने 1 घंटे का हमारा इधर प्रॉपर लेक्चर अराउंड हो ही गया, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रॉपरली जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ आपको अकाउंटेंसी कराया है, इसके ऊपर मैं गारंटी देता हूं, आज जितना हमने 1 घंटे में पढ़ा ना, अगर आपने अच्छे मन से पा लिया, अच्छे मन से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं आज आपके इस 1 घंटे ने ना 2 नंबर बना दिए। अगर आपको आज का 1 घंटे का लेक्चर समझ आ गया, ये 2 नंबर आज आपके पक्के हो गए। ऐसे ही आगे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं 2 नंबर में मिनिमम बोल रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि बेसिक अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो 2 नंबर आपने जैसे पक्के कर लिए हैं। अब आपने भी थोड़े से कुछ अपने एफर्ट्स डालने, आपने अभी जाके, ठीक है, अभी अगर थोड़ा फ्रेशन अप होना है, मतलब खाना खुना किसी ने खाना होगा, कुछ भी करना है वो कर सकता है, डायरेक्टली विद इन 10-15 मिनट्स में आपने गूगल पे सर्च करने हैं एमसीक्यू ऑन इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। आपको उधर हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ये मत सोचा करो जो टॉप की 5-6 आ रही है वही है, 5-6 वाली सभी ने देख ली होंगी, मैं गारंटी देता हूं। नीचे सी मोर रिजल्ट भी आता है मेरे हिसाब से, पेज आगे करने का रिजल्ट भी आता है, वो कीजिए, आगे बढ़िए। मुझे क्योंकि रिजल्ट चाहिए तो सी मोर रिजल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्लिक कीजिए, उसके ऊपर और एमसीक्यू कीजिए। कोई डाउट आता है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज IG क्लासेस, कभी का मैसेज थोड़ा लेट आता है तो सॉरी फॉर दैट, IG क्लासेस 1, आप उधर हम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उधर कोशिश करूंगा। आप मुझे उधर एक स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, मैं उधर वॉइस नोट के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, आज का मैं इतना ही रखता हूँ। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर हमें सपोर्ट मिलता है ना तो आगे और बेहतर से बेहतर और बढ़िया मन से और अच्छे उमंग से और अच्छी ताकत से आगे आप बढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो आपका ये अपना ही चैनल है, अब आपका मन करे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक, नई मैराथन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।